हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा एजुकेशनल चैनल पर। आज हम जेई मेंस के लिए फिजिक्स की फॉर्मूला शीट का रिवीजन करेंगे। ये एक रिवीजन वीडियो है, वन शॉट लगाने वाले हैं हम लोग। जेई मेंस में सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर आते हैं वो आजकल फिजिक्स है। बिकॉज इसमें एक हैक है। तो हैक क्या है भाई? तो हैक ये है कि 70% जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, 70 से किसी किसी पेपर में 90% तक, जो रिसेंट पेपर्स हुए हैं 2024 के 2023 के, किसी किसी पेपर में 90% तक क्वेश्चन आपके सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ गए हैं। अगर आप फॉर्मूला ढंग से पढ़ ले जाते हो, अगर आप फॉर्मूला को ढंग से समझ लेते हो, अगर आप फॉर्मूला को ढंग से अप्लाई करना समझ जाते हो, तो आप क्वेश्चन करके ही आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटोर एजुकेशनल चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स फार्मूला शीट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग इसका रिवीजन लगाते हैं। तो हम लोग ये किस तरीके से करने वाले हैं? हम लोग ये करने वाले हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज क्या है? टॉपिक बोल लीजिए या फिर चैप्टर बोल लीजिए। हम लोग करेंगे ये टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। फिर हम लोग करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वेक्टर। एंड फिर पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर फ्रिक्शन। फिर हम लोग करेंगे वर्क पावर एनर्जी, सेंट्रल मोशन, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसके बाद आप लोग आ जाएंगे वेव्स में, स्ट्रिंग वेव्स। फिर आप लोग को मैं बताऊंगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्मूला, करंट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मूला, और फिर कैपेसिटेंस। और फिर हम लोग करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। फिर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ज्योमेट्रिकल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, gravitation, gravitation, fluid mechanics and properties of matter, sound waves, electromagnetic waves, error and measurement। एंड फिर हम लोग करेंगे उसके बाद लास्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेमीकंडक्टर्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आप क्या पढ़ोगे? यूनिट क्या है? यूनिट है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। सो यूनिट वह है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, एक बेसिक स्टैंडर्ड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने का, उसे हम यूनिट कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या है दोस्तों? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर। सबसे पहले आपका है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके सिंबल्स आप देख सकते हो, मीटर होती है, किलोग्राम होती है, सेकंड होती है, एम्पियर होती है, केल्विन होती है, कैंडेला होती है और मोल होती है। इन सब के रेस्पेक्टिव सिंबल एंड ऐसा यूनिट दे रखे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स है ये। मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला हो गया और मोल हो गया। लेंथ का क्या हो गया? मीटर हो गया। मास का क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। टाइम का क्या हो गया? सेकंड हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया? एम्पियर हो गया। टेम्परेचर का क्या हो गया? तो केल्विन हो गया। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो गया? तो कैंडेला हो गया। और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो गया? तो मोल हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखिए देखिए, समझिए, सोच कर समझिए। सबसे पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद आपके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं जो इन फंडामेंटल यूनिट्स को सपोर्ट करते हैं। ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं? तो एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेरेडियन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल के लिए। और इन दोनों के सिंबल है RAD फॉर रेडियंस एंड SR फॉर स्टेरेडियन। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 2 पाई तक होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 4 पाई तक होती है। मैक्सिमम 4 पाई तक आप जा सकते हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मेट्रिक प्रीफिक्सेस। तो किसी भी यूनिट को आगे हम लोग
प्रीफिक्स लगाते हैं, किसी भी यूनिट के आगे हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो एंड मेगा। ये प्रीफिक्सेस हैं आपके। इसमें आपके 10⁻², 10⁻³ एंड इसी तरह आपके यूनिट्स दे रखे हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट सपोज हम लोग लेते हैं एक पीकोमीटर। तो पीकोमीटर अगर हमने ले लिया तो इसका मतलब है कि 1 मीटर है, जिसमें हम लोग 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक यूनिट बन जाएगा पिकोमीटर यूनिट, पिकोमीटर। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन आप देखिए। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन में आप पढ़ोगे पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सलरेशन क्या है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, किसी भी एक इंटरवल में, किसी भी इंटरवल t1 से लेकर t2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है। इस चीज़ को जानने के लिए आप सबसे पहले यह जानो कि उस ऑब्जेक्ट या पॉइंट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, कितना उसने टाइम लिया है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। ट्रैवल करने का मतलब यह है कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया है। लेट सपोज एक जो एक जो पार्टिकल है उसकी ये एक ग्राफ है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओरिजिन लेते हैं, इनिशियली वो R1 पोजीशन पे था, फिर वो R2 पोजीशन पे चला जाता है। तो इसका जो चेंज इन पोजीशन है, जिसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, वो R2 माइनस R1 है। तो और उसी को हम लोग डेल्टा टी से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जितना टाइम लिया उससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट का आप जब स्पीड निकालते हो विद डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट गया, किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट गया, कितने टाइम में गया, वो है एवरेज वेलोसिटी। अब आगे देखिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अपॉन में टोटल टाइम उसने कितना लिया। तो ये देखिए आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, लेट सपोज एक जो पार्टिकल है वो जा रहा है और वो सिंगल 1D मोशन कर रहा है। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो जाती है। लेकिन एक पार्टिकल है वो स्पायरल मोशन कर रहा है, वो स्पायरल मोशन कर रहा है एंड लेट सपोज वो मोशन करके वो लेंथ एल पे चला जाता है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो एल है, उसके डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड एल है, लेकिन क्या वो डिस्टेंस है, नहीं। उसकी डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड है वो है जिसने वो पाथ लेंथ वो मेज़र करी है। उसकी पाथ की, वो उसने कितना पाथ ट्रैवल किया है, उसका जो लेंथ है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और अपॉन में टोटल टाइम टेकन। दिस इज योर स्पीड। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेट सपोज एक पार्टिकल है, एक क्या है, पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, ये है, जा रहा है, जा रहे हैं, कहीं भी जा रहा है, जाते रहते हैं लोग आजकल। तो ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तो पार्टिकल कहीं भी जा रहा होगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमें इस बात से लेना देना है कि वो पार्टिकल किसी एट टाइम टी, टी इक्वल्स टू टी नॉट पे उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट दैट मोमेंट, उसकी वेलोसिटी कितनी है ये हमें जानना है। अगर ये हमें जानना है तो हमें उस पार्टिकल की थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट का हम एक मेजरमेंट ले लेंगे। अपॉन में उसका हम लोग थोड़ा सा टाइम से, जितना उससे टाइम लिया उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, तो डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी कर देंगे। एंड इसमें हम लोग टाइम इतना छोटा लेंगे जितना छोटा पॉसिबल हो, लगभग जीरो। तो उस चीज़ के लिए हम लोग लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो ये हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। तो ये आपको एक फॉर्मूला दे देता है, दैट इज डिफरेंशिएशन। सो हम लोग किसी भी पोजीशन के फंक्शन को जो कि फंक्शन ऑफ टी है, अगर हम लोग उसे टी से डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम लोग किससे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो टी से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक फंक्शन मिल जाती है।
उस हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक फंक्शन मिल जाती है, और उस फंक्शन में अगर हम लोग टी नॉट रख देते हैं तो उस पॉइंट एट पॉइंट टी नॉट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है यह हमें पता चल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो जाता है, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला आप समझ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखिए एवरेज एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन क्या है? तो एवरेज एक्सलरेशन कुछ भी नहीं है, एट डेल्टा टाइम टी, जितना इसने टाइम गुजारा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, जितना इसने टाइम गुजारा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए टी वन से लेकर टी टू तक, उस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी की क्या चेंज आ रही है, डेल्टा वी क्या है, क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। तो v2 माइनस v1 अपॉन में डेल्टा टी, जितना इसने ट्रैवल करने में टाइम लिया, जितना इसने v1 से v2 जाने में टाइम लिया, उस टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, तो हमें एवरेज एक्सलरेशन मिल जाएगा। तो ये तो एवरेज एक्सप्लोरेशन की बात होगी। एक टाइम इंटरवल में, एक इंटरवल में जब हम एक्सप्लोरेशन मेजर करते हैं तो वो एक एवरेज एक्सप्लोरेशन होता है। लेकिन हम जब किसी इंस्टेंट पे एक्सप्लोरेशन को मेजर करते हैं, किसी इंस्टेंट पे हम लोग बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पे इस टाइम पर यह एक्सप्लोरेशन थी, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सप्लोरेशन हो जाता है। और बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सप्लोरेशन जानने का भी एक यहाँ पे फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, डेट इज डी वी अपॉन में डी टी। एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन आपका फंक्शन ऑफ टी भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ आर भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ पोजीशन भी हो सकता है। बच्चों ये एक एक्सेप्शनल केस नहीं है कि आपको फंक्शन ही पोजीशन के हिसाब से दिया है वेलोसिटी का, तो अब उस चीज को कैसे निकालो। सबसे पहले हम लोग फंक्शन ऑफ टी से देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ टी में जब आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो, जब आप डी वी अपॉन डी टी ले लेते हो, तो आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सप्लोरेशन मिल जाती है। और जब आपको फंक्शन ऑफ आर दे रखा हो, तो जब आप इसको डी आर से डिफ्रेंशिएट कर देते हो, डी एफ को, और से मल्टीप्लाई कर देते हो डी आर अपॉन में डी टी, तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सप्लोरेशन मिल जाता है। आइए देखते हैं ये आया कैसे। देखिए बच्चों, वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है या फंक्शन ऑफ आर है। लेट सपोज हमें दे रखा है फंक्शन ऑफ आर। हमें क्या दे रखा है? फंक्शन ऑफ आर, दैट इज पोजीशन। पोजीशन हमें दे रखा है, ये x भी हो सकता है, ये y भी हो सकता है, ये z भी हो सकता है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी भी कोऑर्डिनेट का हो सकता है, या फिर ये तीनों का मिक्स हो सकता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है जो तीनों का मिक्स है, तीनों डायरेक्शन में जा रहा है, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है। कोई गैस है, मस्त मौला सा गैस है, कहीं भी चला जाता है, तीनों डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है। आगे देखिए बच्चों, जब आप आगे देखते हो ना, तो आपको पता चलता है, आपको क्या पता चलता है बच्चों, कि जब आप फंक्शन ऑफ आर है, जब हम फंक्शन ऑफ आर को, जब हम फंक्शन, मतलब हम लोग जब टाइम से डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं, हम लोग जब टाइम से इसको इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, टाइम से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो ये डायरेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हम इसमें चेन रूल लगा देंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम चेन रूल लगा देंगे। तो फंक्शन ऑफ आर, दैट इज ये वेलोसिटी है, अपॉन में डी आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर अपॉन में डी टी, तो ये पार्ट आपकी वेलोसिटी हो जाती है। ये पार्ट आपकी क्या हो जाती है बच्चों? तो ये पार्ट आपकी वेलोसिटी हो जाती है। तो वेलोसिटी विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी 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 एफ आर अपॉन में डी आर, एंड डी एफ आर क्या है? डी एफ आर इज नथिंग बट योर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि एफ आर जो फंक्शन ऑफ आर है वो वेलोसिटी की फंक्शन है। तो वी डॉट डी वी ऑफ आर अपॉन में डी आर, तो ये चीज एक्सप्लोरेशन आ जाती है आपकी। जब आप, ये तो 1D की बात होगी, जब आप 2D में जाते हो तो v डॉट डाइवर्जेंस ऑफ v आप ले लेते हो। और डाइवर्जेंस क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव आप लेते हो। पार्शियल डेरिवेटिव आपको कैसे ले लोगे? लेट सपोज वेलोसिटी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट में भी दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट में भी दे रखा है, जेड कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें Vx होगा, इसमें Vy होगा, इसमें Vz होगा। तो जब आप किसी भी चीज की डाइवर्जेंस लेते हो और डाइवर्जेंस से आप डॉट प्रोडक्ट करोगे v की, तो वो आपका इस तरीके से आ जाएगा कि डेल डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ v। जब आप ये करोगे विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ v करोगे, तो आपको एक्सप्लोरेशन मिल जाएगी। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब आप इसको पूरी तरीके से आप जब सॉल्व करोगे, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, और v भी ऐसे दूध का धुला हुआ नहीं है, ये भी vx है
वी एक्स इन एक्स कैप, वी एक्स इन एक्स कैप प्लस वी वाई इन वाई कैप प्लस वी जेड इन जेड कैप प्लस वी जेड इन जेड कैप, और हम इन तीनों से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारी 9 टर्म्स बन जाएगी, वो भी जिसमें 3 टर्म x की डायरेक्शन में होगी और 3 टर्म y की डायरेक्शन में होगी और 3 टर्म z की डायरेक्शन में होगी। और फिर हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि इसका भी कंपोनेंट ये है वी एक्स वी वाई और वी जेड, और हम लोग x का x से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, हम y का y से डॉट प्रोडक्ट लेंगे और z का हम जब z से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा एक्सप्लोरेशन आ जाएगा ए एक्स में क्या है, ए वाई क्या है और ए जेड क्या है, और दोनों और तीनों को ऐड करके हमारे पास टोटल एक्सप्लोरेशन आ जाएगा। तो ये 3D मोशन का है। इस लेवल तक तो जेईई मेंस में नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों देखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा और सोच कर समझिएगा। आपके सामने आ गया है ग्राफ्स इन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास एक्सलरेशन दे रखा है जो कि यूनिफॉर्म है, जो कि एक्सलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सलरेशन कांस्टेंट है और जीरो भी नहीं है, एक्सलरेशन है लेकिन एक ही है। चाहे एक्सलरेशन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, लेकिन 3.5 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, और वो हर टाइम के लिए कांस्टेंट है। अगर वो हर टाइम के लिए कांस्टेंट है तो उसके लिए अगर आप एक्स टी ग्राफ लेते हो तो वो पैराबोलिक होगा। जब आप एक्स टी ग्राफ लोगे तब वो पैराबोलिक होगा। जब आप वी टी ग्राफ लोगे तब वो तब वो तब वो तब वो लीनियर होगा। और जब एक्सप्लोरेशन का ग्राफ लो, ए टी ग्राफ लोगे तब वो तब वो तब वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए इक्वल्स टू ए नॉट है, दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ बिग कांस्टेंट। ये एक ए नॉट है, ये कांस्टेंट है। जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इस तरीके से ये कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा। तो क्या बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपका एक्सप्रेशन जब कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कांस्टेंट बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी की ग्राफ आपकी लीनियर बनेगी। इधर आइए, इधर आइए बच्चों इधर आइए। बच्चों आप देखिए, वेलोसिटी की जो ग्राफ बनेगी वो लीनियर बनेगी। वेलोसिटी की क्या ग्राफ बनेगी बच्चों, वो लीनियर बनेगी। लीनियरली या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन होगी लीनियर। चलिए अब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा होगा। ये है वेलोसिटी, है टाइम टी, और ये है थीटा, और इसकी जो स्लोप है वो है tan थीटा, जो कि इसकी वैल्यू है ए नॉट की। आइए बच्चों, देखिए आगे देखिए बच्चों। जब आप आगे देखोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप एक और ग्राफ बना रहे हो। अब क्या ग्राफ बना रहे हो बच्चों, ए टी की ग्राफ बना रहे हो। जब आप ए टी की ग्राफ बना रहे हो बच्चों, ए यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, ये कांस्टेंट आ रहा है। ये कांस्टेंट क्या आ रहा है बच्चों, ये कांस्टेंट आ रहा है ए नॉट, दैट इज tan थीटा ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व कर्व ग्राफ। तो ये कांस्टेंट आ रहा है बच्चों। तो अगर आप एक्स टी की ग्राफ बनाते हो, देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा बच्चों, सोचिएगा समझिएगा, सोच कर समझिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, आगे देखिए बच्चों। देखिए तो मैंने ये ग्राफ बनाया है बच्चों, ये ग्राफ बनाया बच्चों, ये ग्राफ बना दिया मैंने। और फिर आगे देखिए ये बनेगा पैराबोलिक, ये बनेगा पैराबोलिक, और वो भी इंक्रीजिंग होगा। ये बनेगा पैराबोलिक और वो भी इंक्रीजिंग होगा। वो भी क्या होगा बच्चों, वो बहुत ही स्पेशली इंक्रीज कर रहा होगा। और ये क्या होगा एक्स, और ये क्या होगा टी, और ये क्या है बच्चों, ये 1D मोशन है। ये क्या है बच्चों, 1D मोशन है बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, तो ये क्या है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं बच्चों। x जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ t होगा, हेंस जो एक्स टी ग्राफ है वो पैराबोलिक होगा। जो v होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ t होगा, हेंस जो vt ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। और जो at ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन कांस्टेंट होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ समझ में आ रहा है सर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये रेक्टिलिनियर मोशन में
मैक्सिमा कैसे निकाले और मिनिमा कैसे निकाले सर? सर आपने मुझे ये तो समझा दिया सर कि इस चीज़ को निकालना कैसे, लेकिन मेरे पास एक फंक्शन है सर, वो फंक्शन ऑफ टाइम है सर, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स है सर, और इस फंक्शन ऑफ एक्स में मुझे मैक्सिमा निकालना है सर। सर आप बता सकते हो इसका मैं मैक्सिमा कैसे निकालूँगा? सर आप बता सकते हो मैं इसमें मिनिमा कैसे निकालूँगा? तो बच्चों देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों ध्यान से देखिएगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, इस चीज़ का हम मैक्सिमा कैसे निकालें और मिनिमा कैसे निकालें? तो फंक्शन आपको दे रखा है बच्चों। फंक्शन क्या है? दे रखा है। लेट सपोज आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ आर, या फिर लेट सपोज आपको एफ ऑफ टी, या फिर फॉर कन्वीनियंस हम लोग एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एक सिंपल फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। अब उस चीज का हमें मिनिमा निकालना है या मैक्सिमा निकालना है। तो उस चीज की जो मिनिमा होती है, ग्राफ देखिएगा बच्चों, ग्राफ देखिएगा। कोई भी एक फंक्शन है, लेट सपोज कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक रैंडम फंक्शन है, कोई भी है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी हम एक फंक्शन बना सकते हैं। और एक हमने एक फंक्शन बना लिया, देखिएगा बच्चों, एक हमने एक फंक्शन बना लिया। इस तरीके से ये फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन ये इस तरीके से जा रहा है, ये फंक्शन कुछ भी बिहेव कर रहा है। ये देखिएगा बच्चों, चलिए ये एक फंक्शन है, ठीक है बच्चों, ये एक फंक्शन है बच्चों। देखिए, तो क्या 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 तो आगे देखिए, क्या ये पॉइंट जो है, क्या ये पॉइंट जो है, क्या ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा है? क्या ये पॉइंट जो है वो मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है? क्या ये पॉइंट भी लोकल मैक्सिमा है? क्या ये पॉइंट लोकल मिनिमा है? क्या ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है? क्या ये पॉइंट लोकल मिनिमा है? और क्या ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है? तो क्या हमें इससे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? तो हम इससे देख पा रहे, हम इससे क्या देख पा रहे हैं? हम इससे बहुत ढंग से यह देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे आकर इसकी स्लोप जो है tan थीटा जो है वो जीरो हो जाती है। इसकी जो स्लोप है वो जीरो हो जाती है। स्लोप क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। स्लोप क्या हो जाती है बच्चों? तो आपकी ये जीरो हो जाती है। अगर स्लोप जीरो हो जा रही है, डैट मीन्स अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है, देन डी एफ अपॉन डी एक्स, एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये जीरो हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे अगर वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, वो जो है उस कर्व की डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पे जीरो है। उस कर्व की डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट जीरो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जीरो नहीं है, लेकिन स्लोप जीरो है। तो आइए देखिए, आगे देखिए, जब आपको मिनिमा निकालना हो बच्चों, जब आपको मिनिमा निकालना हो तो क्या आपको नोट्स मिल गया है? क्या आप डी एफ अपॉन डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स करके जीरो निकाल लोगे? क्या इससे आपको एक्स नॉट एक्स वन डॉट 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 एक्स एन जितने भी नोट्स हैं आपको क्या इससे नोट्स मिल जाएगा बच्चों? हाँ जरूर मिल जाएगा सर। सर अब आगे मैं आपसे पूछा तो आप नोट्स से मिनिमा और मैक्सिमा कैसे पहचानोगे? सर आप मुझे ये बताओ, तो आपने तो ये तो बता दिया कि नोट्स कैसे निकालें, अब इससे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालें? तो बच्चों इसे देखना, इसे देखना, मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं। तो मैक्सिमा ले लो या मिनिमा ले लो। अब मैक्सिमा लेने के लिए और या दोनों को ही लेने के लिए आपको डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको सेकेंड डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, और सेकेंड डिफरेंशियल एट एवरी पॉइंट आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, तब तो वो मिनिमा हो जाएगी, हाँ मिनिमा हो जाएगी। और फिर अगर वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमा हो जाएगी। तो यही अंतर है दोनों में बच्चों, और इसका भी रीज़न है। वो रीज़न आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स की वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कर लो, या फिर इसको मैं अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। चलिए आइए देखते हैं। आइए देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बच्चों। अब आगे देखते हैं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब मोशन की कुछ इक्वेशंस होती हैं। अब उस इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर एक्सप्लोरेशन कांस्टेंट है, तो ये साइंटिस्टों ने, ये फिजिशियंस ने इक्वेशन बहुत पहले बनाई थी, और ये इक्वेशन इस तरीके से बनाई थी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन जो है वो कांस्टेंट है। और एक्सप्लोरेशन जो कांस्टेंट है, ये इस तरीके की आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, इस तरीके की इक्वेशन बनती है। तो इस इक्वेशन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं।
पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी से आपका इन दोनों का इक्वेशन यूज़ करके आप ये तीसरा इक्वेशन निकाल लोगे s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और फिर जो चौथा इक्वेशन है वो है x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पोजिशन का है ये इक्वेशन। अब आगे देखिएगा बच्चों, आगे देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन का अगला पार्ट है। और फिर ये देखिएगा ये है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इक्वल्स टू वेलोसिटी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब वेलोसिटी एवरेज क्या है, तो वेलोसिटी एवरेज क्या है u प्लस वी अपॉन में 2, क्यों, क्योंकि एक्सप्लोरेशन कांस्टेंट है। अगर जब भी आपकी एक्सप्लोरेशन कांस्टेंट होती है ना तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 होती है। चलिए आइए, वैसे भी आप इसे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से आप इसे प्रूफ कर सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा ही u प्लस वी अपॉन 2 होती है अगर एक्सप्लोरेशन क्या है कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, ये ई इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन है आपका किसी भी टाइम इंटरवल फॉर अ सेकेंड फॉर nth टाइम, nth टाइम पे आपने क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उस चीज़ की ये इक्वेशन है। तो ठीक है बच्चों, उस चीज़ की एक इक्वेशन है और उसमें लिखा है u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। बच्चों एक टकटकी नज़र इन सभी इक्वेशंस को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जैसे ही क्वेश्चन आए आपको झट से क्लिक हो जाए हाँ इस क्वेश्चन में मुझे ये लगाना है और मुझे सॉल्व कर लेना है। आगे देखिए बच्चों, जब आप आगे देखते हो तो फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसमें क्या होगा, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में आपको कुछ नहीं करना है, एक्सक्लेरेशन में आपको माइनस जी रख देना है और जस्ट के तस वो सारे इक्वेशंस आपको निकाल लेने वन डी मोशन के लिए। वन डी मोशन में फ्रीली फॉलिंग हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग टू डी मोशन में आ जाते हैं बच्चों, अब हम लोग टू डी मोशन में आ जाते हैं। तो टू डी मोशन में कई मोशन है, एक तो आपका प्रोजेक्टाइल हो गया जो यहाँ पे लिख रखा है, एक हो गया आपका सर्कुलर, एक हो गया आपका सर्कुलर, और वेरियस 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 इक्वेशंस, वेरियस मोशंस जिसमें जो है पार्टिकल की पाथ जो है डिफाइंड नहीं है लेकिन वो टू डी में चल रहा है। वो क्या हो रहा है, वो टू डी में चल रहा है, वो ऐसे 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 कहीं कैसे भी चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं, सिंपल हम लोग इसमें लॉजिक लगाते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो मोशन है बहुत स्पेसिफिक मोशन, एक बॉल को फेंक दिया, एक बॉल को एक बैट से मैंने मार दिया और जो बॉल है वो उड़ती हुई ग्राउंड से ऊपर जाती हुई नीचे आ रहा है, विराट कोहली ने छक्का मारा और मोहम्मद शमी ने उसका कैच पकड़ लिया, और फिर इस तरीके से आपने उस प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने कैलकुलेट किया। जब मोहम्मद शमी ने देखा होगा कि विराट कोहली ने पिच से छक्का मारा है और छक्का मारने के चक्कर में उसने धीरे से मारा, उतनी उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं मिली और फाइनली वेलोसिटी कहाँ पे जाके ज़ीरो हो रही है, वो बॉल कहाँ पे लैंड हो रही है, ये मोहम्मद शमी ने कैलकुलेट कर लिया और जाकर कैच कर लिया। इसी चीज़ की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आइए देखिए दोस्तों, आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, देखना समझना। जो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी ये इक्वेशन है, उसकी ये फॉर्मूला है टू यू साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये किस तरीके से आता है तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। इस चीज़ को हम लोग हर एक चीज़ को डिराइव कर लेंगे, इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। लेट सपोज ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ऑन ग्राउंड, ऑन क्या है, ग्राउंड, और इधर में ये x है और इधर में ये y है। ठीक है बच्चों, इधर में x है और इधर में y है। अब आगे देखिएगा बच्चों, एक जो बॉल है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये बॉल जो है एक आदमी ने यहाँ से फेंक दिया और ये किसी एक एंगल पर फेंक दिया, ये एक थीटा पे आपको फेंक दिया, ये आपको एक एंगल थीटा पे इसने फेंक दिया और ये जो बॉल है इस तरीके से उड़ते जा रही है, उड़ कर जा रही, उड़ते जा रही, उड़कर 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 ये एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी और फिर ये गिरना चालू होगी, गिरना चालू होगी, गिरना चालू होगी, गिरना चालू होगी और यहाँ पे ये गिर जाएगी। ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एक इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका होगा और उसी वेलोसिटी v से यहाँ पे गिरेगा। क्यों, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को, एयर का जो रेजिस्टेंस है उसे हमने जीरो माना है, ए जी क्या है, जीरो है, लेकिन एयर जो रेजिस्ट ए ए ए ए ए ए नॉट ए जी,
जो ए है एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर है वो 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो जी है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, माइनस जी है, यहाँ पे जी है। तो आइए हम इसे कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये आपका इस तरफ में आपका यू साइन थीटा होगा, डेट इज़ यू वाई, और यू एक्स आपका होगा यू कॉस थीटा, जो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये पॉइंट जो है आपकी मैक्सिमम हाइट की है, ये मैक्सिमम हाइट है ये। और इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, मैक्सिमम हाइट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैक्सिमम हाइट है ये, जो आपकी पहुंच जाती है। आइए देखिए हम इसे कंपोनेंट वाइज देखते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितने टाइम तक ये जो बॉल है वो हवा में थी, एयर में थी, ये कितना हुआ। तो ये चूंकि इतना हुआ, जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो है यू साइन थीटा, और जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो माइनस यू साइन थीटा है। ये लॉजिकली आप भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आप ऐसा भी करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि ये बॉल है, ये यू साइन थीटा से जा रही है, तो इसे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई में उतना ही टाइम लगेगा इसे नीचे पहुंचने में, तो इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, यू साइन थीटा से आप जब ऊपर जा रहे हो तो यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी है माइनस जी टी इक्वल्स टू जीरो। जब आप ऊपर में हो, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, तो टाइम आपकी यू साइन थीटा अपॉन में जी होगी। ये जो टाइम ऑफ ऊपर जाने की है, टाइम ऑफ अपवर्ड है, दैट इज यू साइन थीटा अपॉन में जी, उतना ही टाइम ये डाउनवर्ड आने में लगाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपकी 2u साइन थीटा अपॉन में जी हो जाएगी। तो क्या ये हो जाएगी बच्चों। और इसी तरह हम लोग सारी इक्वेशंस को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह आपको रेंज की इक्वेशन मिल जाएगी, हाइट की इक्वेशन मिल जाएगी। रेंज होती है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन में जी, हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और एक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होती है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जिस तरीके से यू एक्स में आप यू कॉस थीटा लेते हो, तो एक्स आप क्या ले लोगे, यू कॉस थीटा टी। क्या ये एक्स में ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बन जाएगी, हाँ बन जाएगी बच्चों, बन जाएगी सर, हाँ बन जाएगी। अब वाई क्या है, तो वाई में वी वाई जो है यू साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे एक्सलेशन भी है, डेट इज माइनस जी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सर, सर इसकी इक्वेशन क्या इस तरीके से बन सकती है, हाँ बच्चों इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन सकती है टी। ठीक है, तो ये आपका इन वाई डायरेक्शन ये इक्वेशन बन चुका है क्या, हाँ बच्चों ये वाई डायरेक्शन आपका ये बन चुका है। अब आगे देखिए, क्या मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल कर x अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ बच्चों। तो सर अब मैं इसका क्या करूँ सर, तो सर आप देखिए, तो बच्चों आप देखिए यू साइन थीटा अपॉन में मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर आप लिख सकते हो। तो आप आगे देखो बच्चों, तो हाफ जी एक्स यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जब आपने इसका होल स्क्वायर कर दिया तो आपने वाई इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये आपकी इक्वेशन आ गई है बच्चों, हाँ आ गई है आपकी इक्वेशन। और यह इक्वेशन क्या, ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, हाँ सर ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। और जब आप इन दोनों में से x tan थीटा आप जब कॉमन लेते हो तो आपकी 1 माइनस एक्स अपॉन आर, आर इज व्हाट, आर इज रेंज। तो ये आपकी ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन, ये किस चीज़ के काम आती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी टाइम किसी भी पोजीशन एक्स पर अगर वो बॉल फेंकी जा चुकी है और आपको ये इनिशियल कंडीशंस है, तो उस पोजीशन एक्स पे वाई की वैल्यू क्या है, या फिर आपको वाई की वैल्यू दे रखी है तो उस पोजीशन वाई पे एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो इससे। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चीज़ को ढंग से देख लीजिए इसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। आगे बढ़े बच्चों, बढ़े आगे, बोलिए बढ़े, हाँ सर बढ़िए, ठीक है बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और सेट ऑफ
आपका फॉर्मूलाज लिखा हुआ है। सेट ऑफ फार्मूला किस चीज़ के लिए? इंक्लाइन मोशन के लिए। तो इंक्लाइन मोशन में आपके फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको इंक्लाइन मोशन की क्वेश्चंस आती है, हालांकि इतना नहीं आता है जेईई मेंस में, अगर आता है तो आप इन फॉर्मूलेस को ढंग से अप्लाई करके आप उस चीज़ की आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, क्या हमने ये देख लिया? हाँ, हमने ये देख लिया। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। और इसमें आप देखिए रेंज की क्या फॉर्मूला है। जब ऊपर की तरफ जाते हो, ये एक है ऊपर में, जब आपने बॉल को इस तरीके से फेंक दिया तो रेंज की फॉर्मूला क्या है? तो इधर में जब आप डाउन इंक्लाइन जा रहे हो, अब नीचे जा रहे हो, डाउन इंक्लाइन जा रहे हो, जब ऐसे जा रहे हो तो रेंज की फॉर्मूला ये आ जाएगी। और फिर अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों की सेम ही होती है, 2u साइन अल्फा अपॉन में g cos बीटा। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइन, ये भी ये होती है इक्वेशन। इसमें एक में माइनस आ जाता है, एक में प्लस आ जाता है। मैक्सिमम रेंज क्या है? एक में प्लस आ जाता है, एक में माइनस आ जाता है। तो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इंक्लाइनेशन में जा रहे हो तो बीटा जो है वो पॉजिटिव होती है। और इसी बीटा को आप जब मतलब डाउन इंक्लाइन जा रहे हो तो इस बीटा को आप नेगेटिव कर लोगे तो आपके सारे फॉर्मूलास जनरेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, बढ़िए सर। बच्चों देखिए, अब रिलेटिव मोशन आ गया। अब रिलेटिव मोशन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है? तो सबसे पहले तो हम लोग रिलेटिव मोशन की फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि v वेलोसिटी ऑफ ए, velocity of a velocity of a with respect to v with respect to b is va minus v is va minus of v। तो ये है velocity of acceleration with respect to velocity of acceleration of a with respect to b। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आप देखिएगा acceleration of a with respect to b। So acceleration of a क्या है with respect to b? It is acceleration of a minus acceleration of b। ये है acceleration of a with respect to b। अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए relative motion along straight line। ये एक पार्टिकल है, ये b है, ये एक पार्टिकल है, ये a है। तो b के अकॉर्डिंग a का जो पोजीशन है, b के अकॉर्डिंग जो a का पोजीशन है वो क्या है? तो b के अकॉर्डिंग a का पोजीशन है पोजीशन ऑफ b माइनस पोजीशन ऑफ a, पोजीशन ऑफ b माइनस पोजीशन ऑफ a। नहीं, इसमें जो है एक्स बी माइनस एक्स बी ए लिख दिया। इसमें क्या है कि ये जो है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। इट इज नॉट पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इट इज पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्रॉसिंग रिवर, जब आप एक नदी को पार कर रहे हो, तो जब आप नदी को पार कर रहे होते हो तो उसमें दो चीजें हैं। नदी में करंट हो भी सकता है, नदी की वेलोसिटी कुछ हो भी सकती है, और नदी की वेलोसिटी नहीं भी हो सकती। अगर 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 आप तालाब में हो, अगर आप तालाब में हो तो इसमें तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो होगी वो जीरो होगी। लेकिन आप एक नदी में हो तो उसमें करंट होगी जो वी आर होगी। सो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर, अगर आप अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो वी एम जो वी वाई हो जाएगी वो वी एम हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी। तो नेट स्पीड क्या होगा? देखिए दोस्तों, देखिए 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 बच्चों, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये एक नदी है, ये क्या है? नदी है, नदी है बच्चों। अब नदी को देखिए, नदी को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर एक आदमी है, एक आदमी है, दो टांग है, दो हाथ है। ये जो आदमी है ये डिसाइड करता है, ये क्या डिसाइड करता है? इस तरफ जाने का, वी वाई से या फिर वी एम से। और जो नदी डिसाइड करती है, जो नदी डिसाइड कर रही है कि आदमी कैसे जाएगा, वो नदी डिसाइड कर रही है वी आर से। जो रिवर डिसाइड कर रही है कि मैं तो करंट वी आर से जा रही हूँ, तो मैं जब अगर वेलोसिटी ऑफ मैन है, उस वेलोसिटी को मैं जो जो
जो उसको स्पीड दूंगी वो तो वी आर दे दूंगी, और जो मैन की वेलोसिटी है वो वी एम है, तो इसकी जो नेट स्पीड हो जाएगी, जो इसकी नेट स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, देखिएगा इसकी जो नेट स्पीड हो जाएगी, नेट स्पीड इस डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, इसका रूट ये हो जाएगी नेट स्पीड, ये हो जाएगी नेट स्पीड, ये हो जाएगी बच्चों आपकी नेट स्पीड। आगे देखिएगा बच्चों, आगे देखिएगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट। तो अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ से अगर आप जाने के लिए कोशिश करोगे कि शॉर्टेस्ट पाथ से मुझे जाना है, अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो आपको क्या करंट के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा? हाँ जाना पड़ेगा। क्या करंट के अगेंस्ट आप जाओगे? हाँ जाऊंगा सर। कितना जाओ? तो आपकी जो वो कंपोनेंट जो एक्स में हो, वो वेलोसिटी की कंपोनेंट जो एक्स में हो, जो वी कॉस थीटा हो, वो वी आर के इक्वल होनी चाहिए। तब जाके आपकी जो वी साइन थीटा है वो आपको नदी को पार करने में यूज आएगी। और लेट सपोज अगर नदी की विड्थ डी है तो डी अपॉन वी साइन थीटा, ये आपको टोटल टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, ये टोटल आपका टाइम लगेगा। और अब जब अगेंस्ट जा रहे होते हो ना, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कम हो जाती है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मोशन जो है ना, वो हो जाएगी वी वाई, क्या हो जाएगा वी वाई इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, ये रहा। बच्चों अब आगे बढ़े, बढ़िए सर। ठीक है, देखिए, देखिए समझिए, ध्यान से देखिए। तो जब आप परपेंडिकुलर जा रहे हो तब तो मैंने आपको बता दिया कि डी अपॉन में वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका टोटल टाइम टेकन। और जो नेट स्पीड है वो ये हो जाएगी। अगर आप 90 डिग्री पर अगर आप रिवर की 90 डिग्री पे जाने का आप ख्वाब रखते हो, तो आप मकसद ये रखते हो, तो यही होगा। ठीक है। अब रेन मैन प्रॉब्लम देख लेते हैं। रेन 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 प्रॉब्लम्स की आपकी फॉर्मूला क्या है? तो वी आर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू जो रेन है वो वी आर माइनस वी एम हो जाएगा, बहुत ही बेसिक से। और जो वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो हो जाएगा वो वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट भी हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए ताकि आप रिजिड बॉडी डायनामिक्स रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। तो देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूलेज। तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन इट हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसीलिए अगर आप अगर ए ने बी पर फोर्स एफ इस तरफ लगाया है, ये ए है और ये बी पर फोर्स इस तरफ लगाया है, तो जो बी है वो ए पर फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो ये एफ ए बी है तो एफ बी ए हो जाएगा। और ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या, डायरेक्शन वाइज इक्वल नहीं होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा समझिएगा, सोच कर समझिएगा, सुनिए देखिए। तो बच्चों एफ एक्स इक्वल्स टू डी पी एक्स अपॉन में डी टी एक मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? एम डॉट, मोमेंटम तो यही होता है, एम डॉट वी होता है। अगर v जो है वो x डायरेक्शन में है तो वी एक्स हो जाएगा, अगर वो y डायरेक्शन में है तो वी वाई हो जाएगा, और अगर वो z डायरेक्शन में है तो वो वी जेड हो जाएगा। और जब आप उसकी मास से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी मोमेंटम उसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की उसी एक्सिस पे आपकी निकल जाएगी। आप मोमेंटम इन पी एक्स की अगर आप इच्छा करते हो, अगर आप पी एक्स जानना चाहते हो तो एम वी एक्स आप कर दो, अगर आप पी वाई जानना चाहते हो तो एम वी वाई कर दो, अगर आप पी जेड जानना चाहते हो तो एम वी जेड कर दो। और जब 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 आप मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, change in momentum with respect to time is the net force acting on the body on that axis on or that direction. so so देखिएगा बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू डी पी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा, डेट इज एम ए एक्स, एंड जो डी पी वाई बाई डी टी है
एफ वाई इक्वल्स टू डी पी वाई बाई डी टी हो जाएगा, डेट इज एम ए वाई, एंड एफ जेड इक्वल्स टू डी पी जेड अपॉन में डी टी हो जाएगा, डेट इज एम ए जेड, डेट इज एम ए जेड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वेइंग मशीन, वेइंग जो मशीन है वो क्या मेजर करती है? क्या वेइंग मशीन आपकी मास ऐसे ही बता देती है कि आप खड़े हो गए वेइंग मशीन पे और वो जो मशीन है वो आपको बता दिया हाँ सर ये है आपकी वेट? नहीं, ऐसा नहीं होता। वेइंग मशीन जो है वो मेजर करती है फोर्स, और उस फोर्स को जब हम जी से डिवाइड कर देते तो वो हमें दे देती है मास। तो उसी तरह हमें वेइंग मशीन मेजर करती है। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? वेइंग मशीन मेजर करती है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑफ मैन। नॉर्मल फोर्स किसका? आदमी का। आदमी का नॉर्मल फोर्स आपका जो है, ये लेट सपोज ये वेइंग मशीन है, लेट सपोज ये वेइंग मशीन है, ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, ये इस तरीके से, ये जो आदमी है ये इस तरीके से खड़ा है, ये आदमी, ये बदतमीज आदमी ये इस तरीके से खड़ा है, और इस पे ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस पे, ये नॉर्मल एन लगा रहा है। तो क्या नॉर्मल फोर्स क्या फोर्स है? हाँ सर ये फोर्स है। तो नॉर्मल जो फोर्स होगा ना, जो नॉर्मल फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है वो तो एक फोर्स है, दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, दैट इज एम जी। तो अगर आपको इसकी मास जाननी है ना तो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय जी करना पड़ेगा, एन अपॉन जी ही आपकी मास होती है। और जो विंग मशीन होती है वो अंदर ही अंदर ये कैलकुलेशन कर रही होती है और आपको मास कैलकुलेट करके बता देती है, हाँ सर आपका ये मास इतने केजी में है सर। आगे आगे देखिए, दो आगे देखिए बच्चों, आगे देखिएगा। सो बच्चों आगे देखिए आप, अगर आप जब आगे बढ़िएगा और देखिएगा तो आपको स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स की फॉर्मूला काफ़ी सिंपल, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स स्प्रिंग फोर्स का ये फॉर्मूला है। बच्चों आगे देखिए आप, और जब आप और आगे देखिएगा, जब आप और आगे समझिएगा तो स्प्रिंग की कुछ प्रॉपर्टी भी आपको पता चलेगी कि K मल्टीप्लाइड बाई एल, K मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट होती है। और जब इसी तरह जब आप कट कर देते हो तो एक रेशियो में वो डिवाइड होती है। अगर आपने एक स्प्रिंग लिया, बच्चों देखिए देखिए बच्चों बच्चों देखिए, आपने एक स्प्रिंग लिया, लेट सपोज आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, ये स्प्रिंग इतनी छोटी हो गई, ये स्प्रिंग इतनी छोटी हो गई, ठीक है, ये एम रेशियो में कट हुई है, एन रेशियो में कट, एम इज टू एन हो गया। लेकिन लेकिन जो L1 है वो तो m अपॉन एम प्लस एन एल हो गया, और जो L2 है वो n अपॉन में m प्लस एन मल्टीप्लाई बाई एल हो गया। लेकिन जो है के एल इक्वल्स टू के एल वन इक्वल्स टू के एल टू होगा। इसी तरह जब भी आप किसी स्प्रिंग को कट करते हो तो हमेशा उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाएगी? L1 क्या हो जाएगा? के नहीं, K1 क्या हो जाएगा आपका? K1 क्या हो जाएगा बच्चों? K1 क्या हो जाएगा बच्चों? K1 हो जाएगा आपका के एल अपॉन में L1, एंड L1 इज स्मॉलर देन एल, L1 इज स्मॉलर देन एल, एंड के एल अपॉन में L1 है। तो हमेशा K1 इज ग्रेटर देन के, एंड K2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन के। और जिसकी जिसकी लेंथ जितनी छोटी वो उतना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट लेकर कटेगा। आइए दोस्तों, आइए बच्चों, बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं, बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को हम लोग देखेंगे। जब आपने सीरीज में लगा रखा है ना तो आपका वो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होती है पैरेलल में, उस तरीके से ये वर्क करता है। और जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, वो रेजिस्टेंस की जो सीरीज में फॉर्मूला होती है वो उस तरीके से काम करती है। तो ये रहा आपकी फॉर्मूला दोनों। आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे बढ़िएगा बच्चों, बच्चों ध्यान से देखिए, बच्चों ध्यान से देखिए आप, स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट लगा रही है उस हुक पर। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा रखा है M, तो ये एम जी लगा रहा होगा। और जो स्प्रिंग बैलेंस होगा ना, यहाँ पे आपका एक डिवाइस होगा जो आपको रेटिंग बता रहा होगा कि इसकी कितनी मास है, और जो मास है इसके ऊपर जितना भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स अपॉन में जी आप कर दोगे तो आपकी मास आ जाए, यही होती है स्प्रिंग बैलेंस।
यही चीज होती है आपकी स्लिंग बैलेंस। आगे देखिएगा बच्चों, बच्चों आप ध्यान से देखिए, बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों ध्यान से देखिए, जब आप टू मासेस सिस्टम ले लेते हो, जब आप टू मास सिस्टम ले लेते हो बच्चों, टू मास सिस्टम हम लोग किसी और वीडियो में बताएंगे, जे मीन्स में आता नहीं है शायद, जे मीन्स में आता है वो बहुत ही सीधा क्वेश्चन होगा। लेट सपोज, लेट सपोज ये एक पुली है, ये एक पुली है, यहाँ पे मास m1 है और यहाँ पे मास m2 है, तो इसकी एक्सलेरेशन क्या होगी, m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2, ये इसकी एक्सलेरेशन होगी इस तरफ, m2 माइनस इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इसकी जो एक्सप्लोरेशन आ जाएगी m2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाई g अपॉन में m1 प्लस m2, ये क्या एक्सप्लोरेशन हो जाएगी, हाँ सर ये हो जाएगी m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g, ये क्या इसकी एक्सप्लोरेशन हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। अब यह बताइए कि इस पर टेंशन कितना लग रहा है, तो इस पर टेंशन लग रहा है T m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, तो इस पर टेंशन आपका लग रहा होगा m2g माइनस m2a इक्वल्स टू टी, तो m2 को आप कॉमन ले लीजिए, g माइनस आप m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 अपॉन में g इक्वल्स टू टी, तो क्या m2 ये आपका आ जाएगा m1 m2 मल्टीप्लाइड बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई 2m1g अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी, क्या ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, हाँ बच्चों ये आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम, वेज कांस्टेंट में क्या है बच्चों, वेज कांस्टेंट में ऐसा है कि एक वेज होता है, वेज कांस्टेंट में एक वेज होता है, एक क्या होता है, वेज होता है। वेज कैसा होता है सर, तो वेज ऐसा होता है, और उस पर क्या होता है, ये वेज है, ये क्या है, वेज है, और उस पर एक ब्लॉक रखा होता है, वेज के ऊपर आपको एक ब्लॉक रखा हुआ मिल जाएगा, वेज के ऊपर आपको एक ब्लॉक रखा हुआ मिल जाएगा, और ये जो ब्लॉक है इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वेज फिक्स हो या तो वेज फिक्स नहीं हो। अगर वेज फिक्स है तो सिंपल है, ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर जाएगा, और उसमें भी आपके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ब्लॉक के ऊपर या तो वेज के ऊपर फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन नहीं है, और इसकी आपकी कंडीशंस बन सकती है और आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। इसका क्वेश्चंस का मैं सीरीज लेकर आऊँगा, जेई मेंस की मैं सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ बच्चों, और उसकी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और उस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, जिसमें फॉर्मूले नहीं लग रहे होंगे, जिसमें थोड़ा लॉजिक लग रहा होगा, जिसमें थोड़ा आपको दिमाग से सोचना होगा, वो क्वेश्चंस मैं आपको जेई मेंस के लिए करवा दूंगा फिजिक्स का। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यूड, न्यूटन्स लॉज फॉर ए सिस्टम ऑफ मोशन, एक सिस्टम के लिए न्यूटन क्या कहते हैं, तो लेट सपोज एक सिस्टम है, लेट सपोज एक सिस्टम है जिसमें 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 आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक है या फिर एक सिस्टम है, कुछ भी मान लीजिए, ये जो है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, A1 A2 A3 पार्टिकल्स है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पार्टिकल्स है आपके,
तो यहाँ पे जब आपके 13 पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है, पहली बात ये है, यह पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, ये मूविंग पार्टिकल्स। आप इसे गैसियस पार्टिकल भी मान सकते हो, ये मूव कर रहे हैं। फिर क्या होता है, इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, और इसकी इसकी जो एक्सप्लोरेशन है वो भी कांस्टेंट नहीं है। वाह क्या बात है, पोजीशन भी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, और एक्सप्लोरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, और आपस में ये दोनों कोलिजन भी कर रहे हैं, ये आपस में ये सब कोलिजन भी कर रहे हैं, ये आपस में कोलाइड भी कर रहे होंगे, और ये आपको एक सिस्टम दे रखा है। तो उस सिस्टम की क्या जानकारी है, उस सिस्टम के बारे में हम क्या बता सकते हैं, उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन्स लॉज फॉर ए सिस्टम, एफ एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, लेट्स सपोज बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहां से मैंने एक फोर्स दे दिया इसे, ठीक है, एक मैंने फोर्स दे दिया, अब ये एक्सप्लोरेट करने लग गया। अब क्या है ना, मुझे यही नहीं पता कि बाहर में फोर्स कितनी लग रही है, मुझे बस ये, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सिस्टम किस एक्सप्लोरेशन जा रहा है, मुझे सबकी इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन पता है। तो मैं क्या सबकी इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन को उसके रेस्पेक्टिव मास से मल्टीप्लाई करके, सबको ऐड करके, वेक्टोरली ऐड करके, वेक्टर के फॉर्म में ऐड करके, क्या मैं एक्सटर्नल फोर्स जान सकता हूं? हाँ सर आप जान सकते हो, हाँ सर आप जान सकते हो इसको। अब आगे देखिएगा बच्चों, तो क्या मैं इसका नेट एक्सक्लरेशन जान सकता हूँ? हाँ सर आप जान सकते हो, एफ एक्सटर्नल अपॉन में टोटल मास, जो मास है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया आपका नेट एक्सक्लरेशन। आइए बच्चों आगे देखिएगा, तो ये आपका हो गया यहाँ पर। अब क्या है, अब क्या है, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, दो फ्रेम होता है बच्चों, दो फ्रेम होता है। एक जो फ्रेम है फ्रेम, वो क्या है, उसकी एक्सलेरेशन 0 है। ये कंडीशन की हम बात नहीं कर रहे, हम ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं कि आप जो है कार में जा रहे हो और वो एक्सलरेट कर रही है कुछ एक्सलरेशन से, और आपने एक 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 घोड़े को आपने भागता हुआ देख लिया, जो भी जो वेलोसिटी से जा रहा, कुछ भी वेलोसिटी से जा रहा होगा, और आप उसकी आप मोशन को आप डिफाइन करोगे, तो आप इनर्शियल फ्रेम में नहीं बैठे हो, क्योंकि आपकी एक्सप्लोरेशन 0 नहीं है। इनर्शियल फ्रेम में होने का मतलब है कि आप पे नेट फोर्स 0 हो, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब है आपकी एक्सप्लोरेशन 0 हो, और आपकी अगर एक्सप्लोरेशन 0 नहीं है तो आप इनर्शियल फ्रेम में नहीं हो, और इनर्शियल फ्रेम में नहीं हो तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो आप सामने वाले को एक सूडो फोर्स लगा रहे होते हो, एक्सप्लोरेशन -a दे देते हो, और उसकी ऑब्जेक्ट मास m मल्टीप्लाइड बाई a, क्योंकि आपको ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो जो आदमी है वो पीछे जा रहा है एक्सप्लोरेशन ए से, तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि इस पर फोर्स लग रहा है एम ए से, वो पीछे की ऑनर से पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ। तो ये होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो सूडो होता है, वो जो सूडो फोर्स होता है, वो होती है मास सामने वाले की, लेकिन एक्सलेरेशन आपकी खुद की। ये क्या बात है कि आपने एक्सलेरेशन तो खुद की ले ली, लेकिन मास सामने वाले की ले रहे। हाँ यही है सूडो फोर्स, यही है सूडो फोर्स, माइनस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई ए फ्रेम, माइनस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई ए फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम जो होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। इनर्शियल फ्रेम जो है बच्चों, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है बच्चों, लेकिन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, उसकी एक्सप्लोरेशन 0 नहीं होती है, उसकी एक्सप्लोरेशन नॉन जीरो होती है। यही अंतर है नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम में। आइए बच्चों, यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूलेस खत्म होते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं फ्रिक्शन पर। अब देखते हैं बच्चों फ्रिक्शन भी क्या है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बच्चों, उसमें म्यू के होगा, जो वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा, और एफ के इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स नॉर्मल फोर्स एक्टिंग आ जाएगा। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो जो है वो वेरिएबल है,
वो जो है स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, वो जीरो भी लग सकती है, एफ एस भी लग सकती है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, वो जीरो भी लग सकती है, वो एफ एस भी लग सकती है। जो जीरो से लेकर एफ एस तक ये इतनी ये फोर्स लगा सकती है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे, इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो इस पे कम फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए। लेकिन अगर जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, डेट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो एफ एस होती है, डेट इज म्यू एस अपॉन एन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक ब्लॉक है बच्चों, अगर एक ब्लॉक है, अगर एक ब्लॉक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा बच्चों ध्यान से। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, एफ लगा रहा हूँ, लेट सपोज मैं एफ लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ये है, ऐसा हाल ये बना रखा है कि ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा और फोर्स एफ लग रहा है। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एफ जो है वो म्यू एस एन से कम है। इसकी कुछ नॉर्मल फोर्स होगी, वो एन होगी, वो एम जी की इक्वल होगी। तो म्यू एस एम जी से यह कम है फोर्स, और चूंकि यह फोर्स कम है तो क्या इस पे जो फ्रिक्शन है क्या वो म्यू एस एम जी लगेगा? नहीं। अगर ऐसा लगता तो ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ चला जाता। मैं ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ और ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आ रही, तो ऐसा नहीं है। इस पे फोर्स उतना ही लगेगा जितना जिस पे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लगेगा जितना इस पे फोर्स लगेगा, तब तक जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर जाता। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए तो इस पे फोर्स ज्यादा भी लगेगा। और बात ऐसा है, म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होता है। जो स्टैटिक में जो आपका जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा जो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। एफ एस मैक्स क्या है? ये एफ एस मैक्स जो है ये म्यू एस एन है। जो एफ एक्स मैक्स जो है ये म्यू एस एन है, जो जैसा मैंने आपको बताया। और जो एफ एस जो है, जो आपके जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो एफ एस मैक्स से लेकर जीरो के बीच में लग सकती है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया वो इस स्लाइड में लिखा हुआ है। अब बच्चों आगे देखिए, अगर आप आगे देखोगे बच्चों तो आपको यह पता चलेगा कि इसकी वर्क पावर एनर्जी हम चैप्टर में आगे बढ़ते हुए। और वर्क डन क्या है बच्चों? तो वर्क डन कुछ भी नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर वर्क डन। तो वर्क डन क्या है बच्चों? वर्क डन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर वर्क डन। बच्चों आगे देखिएगा आप, तो वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस इज व्हाट? मल्टीपल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन क्या है? तो वो वर्क डन ऐसा है कि आप सारे फोर्सेस को ऐड कर दो, और सारे फोर्सेस को ऐड करने के बाद आप सिस्टम पे एक इकलौता फोर्स लगा रहे हो, उसकी समेशन करके आप अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो डिस्प्लेसमेंट से, तो आपकी वर्क डन निकल जाता है। और यही होता है आपका वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। तो देखिए बच्चों आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। जो आप अगर सारे फोर्सेस को ऐड कर देते हो, F1 प्लस F2 प्लस F3, और इस तरीके से आप जाते हो, और Fn तक अगर आप जाते हो बच्चों, अगर आप Fn तक जाते हो तो आपने क्या सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया? क्या मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है आलू का कचालू, एक ऑब्जेक्ट आलू है मेरे पास, और उस पे F1 लग रहा है, उस पे F2 लग रहा है, उस पे F3 लग रहा है, उस पे F4 लग रहा है। अगर मैं सबकी समेशन कर दूं, F1 प्लस F3 प्लस F2 प्लस F4, और मैं ये देख लूँ कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, इसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर दिया है। सो ये आपका नेटवर्क डन ये आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट प्रोडक्ट एस डिस्प्लेसमेंट, ये आपका नेटवर्क डन आ जाएगा। नेटवर्क डन यह आपका आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपका नेटवर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस आ गया? हाँ बच्चों आपका आ गया। क्या सर हमने ये समझ लिया? हाँ सर हमने ये समझ लिया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ एनर्जीज होती हैं, कुछ एनर्जी है इस दुनिया में। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है,
बहुत एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, फिर आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज। हम लोग प्राइमरीली काइनेटिक पोटेंशियल और वाइब्रेशन और थर्मल एनर्जी ही पढ़ रहे होते हैं। और काइनेटिक एनर्जी की आपकी जो फॉर्मूला है वो हाफ एम वी स्क्वायर डिफाइंड है क्या, और फिर जो आपकी मोमेंटम की फॉर्मूला वो एम वी है क्या। और अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर में एक एम यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन एम कर दो, तो क्या ये आपकी पी स्क्वायर अपॉन टू एम आ जाती है। और क्या आपकी मोमेंटम की फॉर्मूला टू एम के ई आ जाती है। हाँ बच्चों आ जाते हैं। ये बहुत जगह आगे यूज़ होगा, ये हम एक ट्रिक है, ये फॉर्मूला हम इसे याद रखते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख लेते हैं बच्चों के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यूज कैसे करते हैं, क्या पोटेंशियल एनर्जी नामक क्या पोटेंशियल डिफाइंड है। क्या हम पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, क्या हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम उसकी मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते। हम जब भी निकालते हैं तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ऐसा क्यों है ये देखिएगा बच्चों। ये लेट सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे भी एक पॉइंट है। तो क्या मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकता हूँ। हाँ आप सोचिए कि हाँ सर यहाँ ये हाइट एच पे है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच लग रहे होगे। आप गलत हो, आप गलत हो। इस पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है ही नहीं। क्या पता कोई फोर्स यहाँ हो जो इस पे लगा रही हो फोर्स, और फिर उसके कारण भी कुछ एनर्जीज हो, कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो, इसका पोटेंशियल वहां भी जाने का हो। तो ऐसा नहीं। लेकिन क्या हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी u1 है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी u2 है, और क्या हम u2 माइनस u1 विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम भी जरूरी है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हम क्या बता सकते हैं। हाँ सर हम बता सकते हैं, हम बहुत ही ढंग से बता सकते हैं इसे कि अर्थ के कारण, अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है इस लेवल को छोड़कर इस लेवल पे चला जाता है, और उसकी हाइट में जो डिस्टेंस है, वो जो डिफरेंस है, उसके जो हाइट में जो डिफरेंस है वो एच आ जाती है। तो हम नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आ जाती है आपकी एम जी एच। वो आपकी क्या आ जाती है, एम जी एच। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ये बढ़ गई। और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड कैसे होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो भी वर्क डन हुआ है उसका आप नेगेटिव कर दो, उसका आप नेगेटिव कर दोगे ना, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर आ जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। तो क्या ये आ गई, हाँ आ गई सर। डी यू क्या आ जाएगा, तो डी यू आपका आ जाएगा माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर। क्या ये डी यू है, क्या ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ सर ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे ना, जब आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम एफ डॉट डी आर, तो आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिएगा इसे। तो क्या आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, क्या आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आप इस तरीके से निकाल सकते हो, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यू। हाँ आप सर निकाल सकते हो, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यू आप निकाल सकते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बच्चों, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यह होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, WET गीला थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। work done by conservative forces plus work done by non-conservative forces plus work done by pseudo forces is equals to change in काइनेटिक एनर्जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे बच्चों कि पावर क्या है। पावर क्या है बच्चों, पावर कुछ नहीं है, पावर है फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विथ v, और यू कैन से d by dt ऑफ वर्क।
डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क, या फिर अगर आप एवरेज पावर आप बोल दो, एवरेज पावर बोल दो, तो टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन बिटवीन एन इंटरवल। एक इंटरवल में किसी भी ऑब्जेक्ट, मशीन, आदमी ने कितना काम किया अपॉन में कितना टाइम लिया, वो है पावर W/T। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? dW अपॉन में dt। और पावर्स की आप एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, dot product of force with velocity. Dot product of force and velocity is defined as power. आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग अगले चैप्टर में आ गए हैं, डेट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन डिफाइन कैसे होता है? पहली बात, सर्कल क्या है? तो सर्कल एक ऐसा कलेक्शन है, ऐसा लोकस है जिसमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर, फ्रॉम ए पॉइंट नोन एज सेंटर इज अ सर्कल। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। जब आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो आपको फील आएगा, सर्कुलर मोशन का आपको फील आएगा कि सर्कुलर मोशन है क्या। तो सर्कल है जिसका एक सेंटर है, जिसका बच्चों एक सेंटर है, जिसका क्या है? एक सेंटर है, और उसकी रेडियस आर है, उसकी रेडियस आर है, ठीक है। और ये जो है, ये इधर में एक मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, वो कुछ टाइम पे उसने थीटा थीटा जो है, थीटा रेडियस में ट्रैवल कर लिया। तो जो एंगुलर 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 डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया है वो तो थीटा है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी है। ये है एंगुलर वेलोसिटी। आगे देखिएगा बच्चों, जिस तरीके से हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, उसी तरह एवरेज एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, क्या नहीं बच्चों? निकाल सकते हैं सर। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फंक्शन ऑफ थीटा को, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। तो जब आप उसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे बच्चों, जब आप उसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो आपका डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एवरेज एंगुलर एंगुलर एक्सलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन क्या है बच्चों? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। याद रखिएगा, ये एंगुलर एक्सलरेशन की बात हो रही है। यहाँ पे ये आपका रेडियल एक्सलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सलरेशन नहीं है, ये थीटा के चेंज होने में क्या एक्सलरेशन है, अल्फा ई वी क्या है, ये डिसाइड हो रहा है यहाँ पर। तो डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टोटल टाइम टेकन, ये दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन हमें मिल जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, समझिएगा, सोच कर समझिएगा, देखिए देखिए, जानिए, पहचानिए। यह है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलरेशन, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अल्फा क्या है? अल्फा है आपका डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अल्फा कुछ नहीं है, ये है आपका डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अगर आप ओमेगा के फंक्शन को, जो फंक्शन ऑफ टी है, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो डी टी से ना, तो आपको एंगुलर एक्सलरेशन डी ओमेगा अपॉन में डी टी मिल जाता है। आगे देखिए, और फिर रिलेशन ऑफ लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रिलेशन ऑफ लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है? लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो ये देखिए, लीनियर स्पीड जो है v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, एंड अगर अगर आप उसको वेक्टोरियली आप देखोगे तो v जो वेक्टर है वो हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, जो v वेक्टर है वो ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, टेंजेंशियल एक्सलरेशन क्या है? तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन वो एक्सलरेशन है जो कि सर्कल के टेंजेंट पर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सर्कल के टेंजेंट पर, ये पॉइंट है, इसके टेंजेंट पर वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो रहा है, उस वेलोसिटी का क्या क्या चेंजेस है, उसका हम लोग टेंजेंशियल एक्सलेशन कहते हैं। और ए टी जो है वो डी वी अपॉन में डी टी हो जाएगा, डेट इज आर डी ओमेगा अपॉन में डी टी हो जाएगा, डेट इज आर अल्फा हो जाएगा।
और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है एंगुलर एक्सलरेशन, और एंगुलर एक्सलरेशन में जब आप r से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपकी टेंजेंशियल एक्सलरेशन आ जाती है, और जब आप एंगुलर वेलोसिटी में r से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपकी टेंजेंशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी, या फिर आप लीनियर स्पीड कह सकते हो इस चीज़ को, तो ये आ जाती है। जब आप r से एंगुलर एक्सलरेशन में, एंगुलर एक्सलरेशन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई r, दैट इज़ योर tangential acceleration, and omega multiplied by r, it is your linear speed. It is your linear speed or tangential speed, tangential velocity, tangential acceleration. सो ये तो आपकी ए टी एंड वी टी हो जाए, और ए सी और सेंट्रीपेटल एक्सप्रेशन, रेडियल एक्सप्रेशन क्या हो जाए, डेट इज वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, डेट इज आर स्क्वायर ओमेगा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि टोटल एक्सप्लोरेशन क्या है। टोटल एक्सप्लोरेशन है आपका ए इक्वल्स टू ए टी प्लस ए आर, ये है आपका टोटल एक्सप्लोरेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे आप जब बढ़ोगे तब आपको एंगुलर एक्सप्लोरेशन इन इन वेक्टर फॉर्म आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो जो आपकी ओमेगा है वह भी एक वेक्टर फॉर्म में है, वो एक वेक्टर फॉर्म में है। और अल्फा आपको जब डी ओमेगा बाई डी टी ले लेते हो, क्या पता ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स में इसकी फंक्शन होगी, वाई में इसकी फंक्शन होगी, जेड में इसकी फंक्शन होगी, और फंक्शन क्या, फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी होगा। और जब आप उससे डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपका जो है उसमें एंगुलर एक्सप्लोरेशन आ जाएगा, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी आ जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, जब आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अब हम लोग हर एक मोशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे। किसी भी मोशन में जब कर्व आता है तो उसमें सर्कल बन ही जाता है। तो जब सर्कल बन जाता है तो इस पॉइंट पे वो वी स्क्वायर जा रहा होगा। तो v परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर जब आप कर दोगे तो क्या आपकी वो ए सी आ जाएगी, क्या आपकी वो रेडियल एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो उसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, उसी चीज़ की रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, दैट इज़ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को होल स्क्वायर अपॉन उसकी की भी होल स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगी रेडियस ऑफ एनी फंक्शन गिवन इन द फंक्शन ऑफ एक्स, और उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो डिवाइड बाई डी एक्स। अगर सिंगल डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई की स्क्वायर की होल 3/2 की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ द वाई फंक्शन, वाई ऑफ एक्स फंक्शन। जब आप इस चीज़ को डिवाइड कर देते हो तो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए कॉनकेव ब्रिज आपको पता चलेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन कॉनकेव ब्रिज क्या है? तो लेट सपोज आपका आपका एक कटोरा है, या फिर एक ब्रिज है, जिसमें जो है ये जो ऑब्जेक्ट है, या फिर मोटरसाइकिल, लेट सपोज ये एक ब्रिज है, मोटरसाइकिल है इस तरीके से जा रही है, मोटरसाइकिल जो है इस तरीके से जा रही है और ये यहाँ पर आ जाती है। और अगर आपका यहाँ पर आ जाता है, आपका यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पर तो आपकी एम जी लग रही है, एंड चूंकि बात है यहाँ पर भी आपकी एम जी लग रही है, और इसकी जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पर है, जो सेंटर है वो सेंटर आपकी यहाँ पर है, और ये दोनों जो है वो थीटा एंगल पे है, ये जो दोनों जो है ये थीटा एंगल पे है। और अगर आप और देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि देखिए आप इसे, ये थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है, तो इस कंपोनेंट में इधर में एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ए सी लग रहा होगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, तो क्या आप इसे ध्यान से देखिए, नॉर्मल जो रिएक्शन है, इस तरफ आ रहा है। सो एम जी कॉस थीटा जो रेडियल एक्सप्रेशन बाहर आउटवर्ड्स वर्क करता है, आउटवर्ड्स वर्क करता है, रेडियल एक्सप्रेशन इस तरफ से जाता है, आउटवर्ड्स वर्क करता है इसी। तो एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एन इक्वल्स टू एम ए सी क्या हो जाएगा, तो क्या नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए सी हो जाएगी आपकी? हाँ सर ये हो जाएगा। सो एम जी कॉस थीटा माइनस एम
v² अपॉन में r हो जाएगा। हाँ सर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगी नॉर्मल की वैल्यू। आगे देखिए, तो नॉर्मल ऑन ए कॉनकेव ब्रिज, ये हो जाएगा आपकी कॉन्वेक्स ब्रिज। और जब आपकी कॉनकेव ब्रिज आप जब कर रहे होगे, जब आप कॉनकेव ब्रिज का आप जब कैलकुलेट कर रहे होगे, तो ये इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से होती है। यहाँ पर आपकी mg लगती है, और यहाँ यहाँ पे आपकी नॉर्मल लगती है। नहीं बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मल यहाँ पे लग रहा होगा, और नॉर्मल ही फोर्स आपकी एसी में कैलकुलेट करेगा। सो यहाँ पे आपका एक चीज़ गलत हो गया है, माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ आपका यहाँ पे गलत हो गया है। ये एक्चुअली में नॉर्मल फोर्स ही आपका ये एसी जनरेट कर रहा होगा। सो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। और आपकी इसके नॉर्मल जो फोर्स है वो एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। क्या ये कॉनकेव में आपका नॉर्मल फोर्स आ गया? और उसी तरह कॉन्वेक्स आप जब देखोगे तो नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, एंड एम जी इस तरफ लग रहा है, एंड ए सी भी इस तरफ लग रहा होगा, एंड ए सी भी इस तरफ लग रहा होगा, एम जी इस तरफ लग रहा है, एंड नॉर्मल इस तरफ से लग रहा है, एंड ए सी भी इस तरफ से लग रहा होगा। सो एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम ए सी आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक्सक्रेशन जो है इसकी डायरेक्शन ये है, एक्सलेशन डायरेक्शन ये है, नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एम जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। सो एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम ए सी आ जाएगा, और एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए सी हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो आपका आपका ये हो जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये तो तब है जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। जब लेट सपोज अगर वो किसी थीटा थीटा किसी वैल्यू ऑफ थीटा पे, लेट सपोज वो वर्टिकल से एट एंगल थीटा पर है, तब क्या होगा? तब यह होगा तब यह होगा कि एम जी तो ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा, एम जी इस तरीके से नीचे की तरफ लग रहा होगा, एंड नॉर्मल जो है, नॉर्मल इस तरीके से यहाँ पे लग रहा होगा। तो इस तरीके से इस यहाँ पे थीटा है, तो इस तरफ से आपका एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, एंड एम जी कॉस थीटा, और जो आपके सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है वो भी ए सी इस तरफ से आ रहा होगा। तो एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एन इक्वल्स टू एम ए सी हो जाएगा। डेट इज एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। सो एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल फोर्स ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। अब देखते हैं स्किडिंग ऑफ द व्हीकल ऑन ए लेवल ग्राउंड। अगर आप लेवल ग्राउंड पे हो, अगर 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 जो ग्राउंड है वो वो क्या है, वो है वो है हॉरिजॉन्टल, वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल, ये सर्कुलर नहीं है, ये पूरी की पूरी फ्लैट ग्राउंड है। अगर ये फ्लैट है और इसकी इसकी जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, तो जो आपकी जो वेलोसिटी होगी सेफ टू 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 मूव इन ए सर्कुलर वे, टू टू मूव ए बाइसिकल और साइकिल और कार इन अ सर्कुलर वे, जो आपकी जो वेलोसिटी जो मैक्स है, वो जो सेव वेलोसिटी दैट इज लेस देन म्यू जी आर। ये होती है आपकी फॉर्मूला। और स्किडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और स्किडिंग क्या होती है? जब आप स्किड करते हो तो आपकी, जब लेट सपोज आप स्किड करने लग जाओगे, तो आपकी जो सबसे ज़्यादा जो जो ओमेगा होगी, ओमेगा मैक्सिमम जो आप जा सकते हैं दैट इज़ म्यू जी अपॉन में आर। ये किस तरीके से आया? तो वी सेफ इक्वल्स टू ओमेगा आर, आर हो जाएगा ओमेगा सेफ इक्वल्स टू आर, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी आर। सो जो मैक्सिमम आप जा सकते हो ओमेगा, दैट इज ओमेगा ओमेगा आर इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू जी आर। सो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन में आर। तो मैक्सिमम आप यहाँ तक जा सकते हो। आगे देखिएगा, बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। तो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए ये आपका फॉर्मूला आ जाता है, इसको आप डिराइव कर लीजिएगा। इसको अगर आप डिराइव ना कर पाओ तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। और उसी तरह मैक्सिमम मिनिमम स्पीड सेफ स्पीड ऑफ द बैंक रोड की भी ये फॉर्मूला है आपकी। इसकी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ये फॉर्मूला आप किस तरीके से लिख सकते हो। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसका आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगा दोगे एग्जाम में तो आपकी ये सॉल्व हो जाएगी। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो जाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जब आप आगे बढ़ोगे तो इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन ऑन अपरेंट विथ। जब आपका वेट है, जो आपका वेट दिख रहा है और जो एक्चुअल वेट है वो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है एक्चुअली। क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ है वो घूम रही है। अर्थ क्या है?
अर्थ क्या है ना, वो घूम रही है, और अर्थ घूम रही है एक एंगुलर स्पीड से। एक एंगुलर स्पीड से अर्थ क्या है, घूम रही है। जब एक एंगुलर स्पीड से अर्थ जब घूम रही होती है, तो वो वो जो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो बाहर की, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो बाहर की तरफ वो फेंके जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन लग रहा होता है। उस ओमेगा पे चलने के लिए आपको अंदर की तरफ एक एक्सलेशन चाहिए। सो उसको उसको एक्सलेशन तो प्रोवाइड कर रहा है आपको जी। लेट सपोज ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ये जो अर्थ है वो ओमेगा से घूम रही है। जो ओमेगा है वो अंदर की तरफ आपको एसी चाहिए, इस जगह पे आपको घूमने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एसी ना हो तो ये आप फेंके जा सकते हो, आप इस तरफ फेंके जा सकते हो। अगर आप इस तरफ फेंके जा रहे होगे तो इस तरफ आपको एक्सलेशन होगा वी एम ओमेगा स्क्वायर आर, एफ ओमेगा स्क्वायर आर, और इस तरफ आपका फोर्स लग रहा होगा एम जी। तो जो एपरेंट जब आपका वेट आता है, आपका जब एपरेंट वेट आपका जो दिखता है, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर दिखता है। आप इसे एक और तरीके से देख सकते हो कि आप अपने फ्रेम में चले जाओ। अगर आप अपने फ्रेम में चले जाते हो, इस फ्रेम में चले जाते हो, तो इसके ऊपर क्या है, जब अर्थ के अनुसार आपके जो एक्सलेशन है वो इस तरफ लग रहा है, लेकिन आप जब खुद के फ्रेम में चले जाते हो तो आपके ऊपर एक्सलेशन इस तरफ से ए सी लग रहा होगा। तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यू कैन से इसको आप एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। और तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू इक्वल्स टू आप इसे ढंग से देखो। आप जब इसे ढंग से देखोगे तो ये क्या पता है, आप वेट मेजर कर रहे हो, यहाँ पे ये नॉर्मल लग रहा है, तो ये जो वेट मेजरिंग मशीन है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपको इस तरफ नॉर्मल लग रहा है। तो आप किस तरीके से कर रहे हो, एम जी ये जो इस तरीके से एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एन की वैल्यू आपकी एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाता है। तो यही आपका एपरेंट वेट है जो दिख रहा है आपका वेट, वो अर्थ के रोटेशन के कारण आती है। और ये जो चीज़ है ये आपका एट एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर होता है। और और जब आप एक एंगल थीटा पे चले जाते हो तो आपकी जो है, जो आपकी जो रोटेशन है, जो आपका जो रोटेशन है वो एक्चुअली एम ओमेगा स्क्वायर अर्थ इस तरफ है, लेकिन यहाँ पे तो थीटा है, तो ये इस तरफ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा होता है। तो ये जब 90 डिग्री पे हो तो आपका ये फॉर्मूला है, जब आप एट एंगल थीटा हो तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा हो जाता है आपका ये फॉर्मूला। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा आप, तो क्रिटिकल कंडीशन इन वर्टिकल लूप, जब आप वर्टिकल लूप में जा रहे हो तो आपकी वी मिनिमम कितनी होनी चाहिए एक लूप बनाने के लिए, तो वो होनी चाहिए 4 GL √4 GL। आगे देखिएगा आप सर्कुलर मोशन में, तो आपकी टेंशन क्या आ जा रही है, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, और ये टेंशन की है यहाँ पे, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि रिलेशंस अमॉन्ग एंगुलर वेरिएबल्स क्या है, एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है, ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस ए टी क्या है। तो ये एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही है। और अगर आप ओमेगा को, अगर आप ओमेगा नॉट यू की जगह ओमेगा नॉट रख दो, वी की जगह ओमेगा रख दो, ए की जगह अल्फा रख दो, तो वही इक्वेशंस आपको बनता हुआ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास पे आ जाते हैं बच्चों। ये देखिएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले आप देख लीजिए, जो मास मोमेंट है एम इक्वल्स टू एम आर आप लिख सकते हो, ये मास मोमेंट हो जाता है। और आप सबकी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल मास मोमेंट ऑफ ऑल द masses डिवाइडेड बाय टोटल मास इज योर सेंटर ऑफ मास RCM। ये क्या है, आपकी सेंटर ऑफ मास है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जब आप आगे बढ़ोगे तो ये आपके सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला है, सबकी आपकी मास मोमेंट को आप कैलकुलेट कर लो। M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 प्लस डॉट 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 M n Rn, और डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपका हो जाता है RCM, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये आपकी एक फॉर्मूला बन जाती है। और इसी तरह आप जब इंटीग्रेशन कर देते हो, एक्स सी एम कैसे आ जाता है, एक्स सी एम इक्वल्स टू एक्स डी एम अपॉन में
में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एंड वाई सी एम क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एंड जेड सी एम क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम. And what is integration of dm? That is the total mass of the system, total mass of the system in which n particles are there, and when we sum all the particles from m1 to mn we get all the masses, and that is the total mass. सेंटर ऑफ मास ऑफ सम कॉमन सिस्टम्स, कुछ कॉमन सिस्टम है जिसका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, जैसे कि पॉइंट मासेस हैं जो एक लीनियर पे है और बहुत ही पास में है, तो उसका क्या क्या सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, पॉइंट मासेस है, और अगर इक्वल मास है, लेट सपोज ये एम है ये भी एम है, तो ये बीच में ही पड़ जाएगा, L/2 ही आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. और फिर अगर आप ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास ये होता है, अगर ट्रायंगुलर प्लेट है इसकी हाइट h है तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास आएगी वो h/3 होगी, अगर सेंट्रॉइड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है, तो सेमी सर्कुलर रिंग की हो जाती है आपकी 2r/पाई, सेमी सर्कुलर डिस्क की हो जाती है 4r/पाई, हेमिस्फेरिकल शेल की हो जाती है r/2, हेमिस्फेरिकल की हो जाएगी r/2, सॉलिड स्फीयर की हो जाएगी 3r/8, सॉलिड सर्कुलर कोन की हो जाएगी h/4, एंड हॉलो सर्कुलर कोन की हो जाएगी h/3. देख लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मिनट, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए, ये ज़रूर, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि जेई मेंस बहुत ही लाइट लेवल आजकल फिजिक्स पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट, तो आपको ये अगर पता हो तो आप क्वेश्चन में मार्क करके आ सकते हो. आगे देखते हैं सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो हम लोग जो है जो मास जो VCM velocity of center of mass क्या है, सेंटर ऑफ मास किस velocity से जा रही है, सो हम समेशन ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 टिल mn vn डिवाइड बाय टोटल मास इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी. और जो जो इसकी मोमेंटम होगी वो मोमेंटम होगी टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय VCM. बच्चों इसे थोड़ा ध्यान से देखेगा आप. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. बच्चों इसे ध्यान से देखिए आप. VCM इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द मासेस मल्टीप्लाई बाय देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट mn vn अपॉन में टोटल मास. दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी. आगे बढ़ते हैं बच्चों. सो आगे बढ़ते हुए हमें यह पता चलेगा पी सिस्टम क्या है. पी सिस्टम है बच्चों MVCM. जो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो MVCM, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. और उसी तरह एक्सक्लरेशन में भी आप सेम डेफिनेशन लगा सकते हो, VCM की जगह ACM कर देना है, ये आपका आ जाएगा एक्सक्लरेशन. चलिए आगे देखते हैं इम्पल्स क्या है. इम्पल्स क्या है, इम्पल्स होती है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स with respect to time from initial time to final time. So let's suppose एक इम्पल्स लग रहा है, लेट्स सपोज एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है, टाइम टी के लिए लग रहा है, तो जब आप इम्पल्स कैलकुलेट करोगे तो ये FDT आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रॉम T1 to T2, एंड इम्पल्स इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन मोमेंटम. तो जब भी आप किसी पे फोर्स लगाते हो तो उसकी मोमेंटम चेंज होती है, वो P1 से P2 चली जाती है, तो जब भी आप चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F.dt फ्रॉम T1 to T2, यह आपकी आ जाती है चेंज इन momentum, that is impulse, and it is also known as impulse momentum theorem.
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स आर नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज एंड एन इम्पल्सिव फोर्स कैन ओनली बी बैलेंस बाय अनदर इम्पल्सिव फोर्स। अगर कोई भी इम्पल्सिव फोर्स वर्क अगर कोई भी इम्पल्सिव फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो वह सिर्फ और सिर्फ दूसरी इम्पल्सिव फोर्स से ही बैलेंस हो सकता है, क्योंकि एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स दूसरी इम्पल्सिव फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। उसके अंदर इतनी सक्षमता ही नहीं है, वो इतना सक्षम ही नहीं है, उसके अंदर उतनी एबिलिटी ही नहीं है, काबिलियत की कमी है, स्किल इश्यू है उसका। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, जब आप आगे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, इक्वल्स टू इम्पल्स प्लस इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन में इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का इम्पल्स डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन का इम्पल्स, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लेट सपोज ये है, तो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट में आ रहा है, ये वेलोसिटी इधर से जा रहा है, ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है। तो जो सेपरेशन है और उसके बाद ये u1 और u2 से चला जाता है, तो जो सेपरेशन है वो u2 माइनस u1 अपॉन में जो जो आपस में भिड़ रहे हैं वो है v1 माइनस v2। ये सेपरेशन की वेलोसिटी की डिफरेंस, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए बच्चों, बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, अगर E इक्वल्स टू 1 है तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाता है। जो रिफॉर्मेशन की इम्पल्स है वो डिफॉर्मेशन की इम्पल्स के इक्वल हो जाता है। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी में भी कंजर्व हो सकता है, कंजर्व हो सकता है, जरूरी ना हो कि कंजर्व हो, E इक्वल्स टू 1 हो। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें E इक्वल्स टू 1 तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। और अगर E इक्वल्स टू 0 है तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। E इक्वल्स टू 1 मीन्स इलास्टिक कोलिजन एंड E इक्वल्स टू 0 मीन्स इन इलास्टिक कोलिजन। inelastic collision, this is inelastic collision, this is inelastic collision। और अगर E 0 और 1 के बीच में है तो उसे हम इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, और इसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। जब E को 0 हो जाता है तो हम उसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, PIC। और जब E 0 और 1 के बीच में है तो वो इनइलास्टिक कोलिजन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बच्चों प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ये देखिए वेरिएबल मास सिस्टम। सो बच्चों ये आप देखिए, इफ मास इज एडेड और इजेक्टेड एट म्यू kg पर सेकेंड विथ relative velocity v relative, then force exerted is what, the force equals to म्यू v relative हो जाएगा। लेट सपोज एक स्पेस शटल है, जा रहा है अभी से, इसने एक मास है जो पीछे की तरफ फेंक दी और उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है v रिलेटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो v रिलेटिव लग रहा होगा। और म्यू क्या है, म्यू क्या है, kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड। किस कितने मतलब फ्लो रेट क्या है, लेट सपोज एक रॉकेट है, एक रॉकेट जा रहा है, उससे मास निकल रही है, उससे फ्यूल निकल रहा है, उससे फ्यूल निकल रहा है, किस फ्लो रेट से निकल रहा है, तो फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय वी रिलेटिव इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम पर यूनिट टाइम। सो एफ टी को आप ये भी लिख सकते हो, थ्रस्ट फोर्स को आप ये भी लिख सकते हो, डी एम अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई वी रिलेटिव। क्या आप लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। सो रॉकेट प्रोपल्शन क्या है, इग्नोरिंग ग्रेविटी एंड इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू 0। तो उसमें जो आपकी वेलोसिटी है वी इक्वल्स टू वी आर एल एन एम नॉट अपॉन में एम। जितनी एम क्या है, एम है आपका वो मास जो कि किसी टाइम पे, अगर लेट सपोज एम नॉट है, रॉकेट की मास एम नॉट है, रॉकेट ऊपर जा रहा है। अब रॉकेट ऊपर जाते 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 कुछ फ्यूल्स को उसने छोड़ दिया, फिर उसने मतलब जला दिया, फूक दिया, कुछ भी कर दिया, और मास एम हो जाते हैं। तो जब वो जिस पॉइंट पे मास एम है उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी आर एल एन एम नॉट अपॉन में एम, एम नॉट अपॉन में एम। आगे देखिएगा बच्चों, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी क्या है, फॉर रिजिड बॉडी वी ए कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा 2। तो एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी लेते हैं बच्चों। लेट सपोज कोई भी एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, ये जो है ये ट्रांसलेशन कर रहा है, ये ट्रांसलेशन कर रहा है, और ये रिजिड बॉडी आपका यहाँ पहुँच गया।
तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस थी ना, जो भी डिस्टेंस थी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा अगर रिजिड बॉडी है तो। अगर रिजिड बॉडी नहीं है अगर रिजिड बॉडी नहीं है तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा अगर रिजिड बॉडी है। तो अगर लेट्स सपोज अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है और ये वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी इस तरीके से जा रहा है या फिर ये वेलोसिटी इस तरीके से जा रहा है, तो इन लोग के आपस में जो कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ जॉइनिंग लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो जीरो, जॉइनिंग लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। वही कह रहा है यहाँ पे वी ए कॉस थीटा वन इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा टू। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में दो तरह की मोशन हो सकती है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन एंड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। बच्चों रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ऑनवर्ड्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो से हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको किसी भी पोर्शन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा बच्चों। और अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ा दो सर। प्रणय सर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप हमें पढ़ा दो सर, ताकि हमें ये समझ में आ पाए। और आपको किस किस चीज़ों की सीरीज़ चाहिए ये आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।